आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th के सोशल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। तो फ्रांस का जो क्रांति है ये 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ था, यानी कि 14 जुलाई 1789 में ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि टाइद क्या था। तो टाइद जो था वहां का एक धार्मिक कर था, यानी कि धर्म के नाम पर उन लोगों का जो टैक्स था, कर माने टैक्स होता था, ठीक है। तो टैक्स लगता था, धार्मिक टैक्स लगता था, उसी को टाइद बोला जाता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है एस्टेट। क्या बोला जाता है? एस्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मार्सिले क्या है। तो जो मार्सिले है फ्रांस का राष्ट्रगान है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। आगे चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है, देख सकते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है क्या है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। तो लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। तो जो रूस में जो संपन्न किसान था उनको कुलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। तो एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। तो क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग था इसका जो नया नाम पड़ा तो पेट्रोग्राद, ठीक है, पेट्रोग्राद। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 1917 में क्या है जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसी को बोला जाता है अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो थे वो समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। देखिए कहीं कहीं पर कार्ल मार्क्स भी मतलब लिखा हुआ मिलेगा, तो ये आपका वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे, ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो 97.25 पूर्व इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से इसका सीमा टच करता है, लेकिन झारखंड से टच नहीं करता है, नहीं छूता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो कुल मिलाकर 6 भागों में विभाजित किया जाता है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारत का बात हो रहा है, जब भी भारत का बात होगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। तो जो शिवलिक पर्वत है ये इसका भाग नहीं है, बाद बाकी ये सब के सब इसके भाग है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पर चारों ओर लिखा हुआ होता है, कहीं कहीं पर लिखा होता है तीनों ओर। तो तीनों ओर, चारों ओर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बात को ध्यान से सुनिएगा, जहां पर चारों ओर लिखा हुआ रहेगा तो उसका आंसर द्वीप हो जाएगा, और अगर तीनों ओर लिखा हुआ रहता है तो इसका आंसर प्रायद्वीप हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो तो इसको द्वीप बोला जाएगा। और वहां पर मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया कहीं पर भी अगर तीनों ओर से अगर लिखा हुआ रहे, जैसे यहाँ पर 4 है ना, चारों जैसे चारों है, यहाँ पर अगर तीनों लिखा हुआ होता तीनों, तो हमारा आंसर प्रायद्वीप हो जाता। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों ओर रहेगा तो द्वीप होगा आंसर, और तीनों ओर रहेगा तो प्रायद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन घुमा सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चारों ओर में द्वीप और तीनों ओर में प्रायद्वीप।
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन 18 क्या है, गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, भांगर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगोत्री से है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि गेहूं चना जो आदि किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये आपका रबी फसल है, 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं, तो हरित क्रांति का जो मुख्य विशेषता है तो गेहूं तथा चावल में क्या है, अप्रत्याशित वृद्धि, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ये मिसप्रिंट है, ये आपका घ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करना, इसी को बोला जाता है बहुविध फसल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नंबर ग सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है। देखिए यहाँ पर डेयरी का दुकान खोलता है, इसमें तो कृषि से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी ये गैर कृषि क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि HIV का क्या तात्पर्य है, तो HIV जो है इसका जो तात्पर्य हो जाएगा कि अधिक उत्पादन करने वाले बीज से इसका तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर जो दिया गया है क्या है कि निम्नांकित में से, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम जो आंसर जहां पर इनमें से सभी होता है वो हमेशा सही उत्तर होगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण सबके सब आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है कि क्या भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका जो उद्देश्य है आपको बताना है क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, ये इसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 क्या है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, तो पशुपालन जो है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का परछन्न बेरोजगारी, इसका सही उत्तर होगा। 29 का क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 30 यानी कि 30। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए क्या है मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, जिसको बोला जाता है मानव पूंजी, क्या बोला जाता है मानव पूंजी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या होता है जनता शासकों का चुनाव करती हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए चुनाव वगैरह होता है ना, अभी कुछ दिन बाद होने वाला है चुनाव, तो यहाँ पर चुनाव क्या होता है, जो शासक होता है जो हमारे ऊपर शासन करेगा उसका चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है, तो केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी को है, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो 1980 ईस्वी में यह स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया गया है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, यहाँ पर लोग देख सकते हैं, तो जो नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो थे वह दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा ये जो थे ना ये अश्वेत थे, क्या थे, अश्वेत यानी काला, बात समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, तो नेल्सन मंडेला ही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन असत्य है, देखिए ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन ये जो है ये हमारा असत्य है। क्या है ये बात कि यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, ये हमारा असत्य है, बाद में किस तरह का सारा सत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव करवाए
गए थे। तो यहाँ पर जो चुनाव करवाया गया था जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया था। ठीक है, 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर होगा, जुलाई 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी जो थे ना वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगर आप लोग संविधान को पढ़ेंगे तो कहीं पर भी महात्मा गांधी का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी उनका नाम नहीं आता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन 39 की इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो असहिष्णुता इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत देश का जो संविधान है उसमें समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन उसमें असहिष्णुता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये हमारा सुमेलित है, बट ये जो इंदिरा गांधी है संविधान सभा के सदस्य, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ये सभी याद रखिएगा कि जो मोतीलाल नेहरू थे वह 1928 में भारत का संविधान बनाया। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा का अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे प्रारूप समिति यानी कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये सब याद रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब देखिए संविधान सभा जो बना था उसमें स्थायी अध्यक्ष भी था और अस्थायी भी था। देखिए हमारा स्थायी भी था और अस्थायी भी था। जो हमारा अस्थायी था इसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो हमारे स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। 40 क्वेश्चन हो गया और हम लोग यहाँ पर और 40 क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। देख लीजिए यहाँ पर और 40 क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो ये जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था इसमें हार गया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3 वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इनको बोला जाता है पादरी वर्ग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है आतंक का राज। इसको किस नाम से जाना जाता है? आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या है कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस का शासन था। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है कि रूसी संसद का क्या नाम था? तो इसका नाम था ड्यूमा। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन। ठीक, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, बिल्कुल सही है। जमीन किसानों को देना, बिल्कुल सही है। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, सबके सब यहाँ पर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी जितना भी दिया गया सबके सब सही है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है क्या है? खूनी रविवार। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भारत के मानक या उत्तर रेखा कौन सी रेखा है? तो 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? देखिए कर्क रेखा जो है गुजरात से गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से, जिसका अभी वर्तमान में नाम उड़ीसा है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है। अभी मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी जस्ट बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होगा और ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये हमारा नेपाल में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ट्रिक है कर्क रेखा वाला, ठीक है, किस किस मतलब राज्य से गुजरता है? तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ये हो गया मी, ये हो गया त्र, ये हो गया प, र पर, ये ग, म, छा और ये झा। ठीक है, झार आप लिख लीजिए, यहाँ पर झार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, झार कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा ट्रिक हो गया। देखिए मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा,
प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, और झार से हो गया झारखंड। तो यहाँ पर ये जो कुल मिलाकर 8 राज्य है, इस 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर हमें और क्या क्या दिया गया देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इस चीज को, क्या है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, 3 ओर से घिरा होगा प्रायद्वीप बोलेंगे, 4 ओर से घिरा हुआ होगा द्वीप बोलेंगे। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कि बाढ़ वाले मैदानों के नई तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है खादर। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है कोंकण। क्या बोला जाता है? कोंकण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो लक्षद्वीप इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो अमेजन नदी का है। ठीक है, 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, पालमपुर होगा। ठीक है, पालमपुर, तो पालमपुर हो जाएगा। तो पालमपुर गांव की कितने % जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो लगभग 75% जो है उन लोग अपना दिनचर्या चलाने के लिए, अपना मतलब जो भी रहन सहन है उन लोगों का, जो भी मतलब आजीविका है उनको चलाने के लिए 75% जो लोग थे वो कृषि पर डिपेंड थे, आश्रित थे। क्वेश्चन नंबर 22 के खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल का जो अवधि है जून से अक्टूबर का ये जो टाइम पीरियड है ये खरीफ फसल का है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हरित क्रांति का संबंध है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देख लीजिए, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो इसका संबंध है खाद्यान्न के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो नकद पैसा तथा कच्चा माल, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? गैर कृषि मैंने समझ सकते हैं जो कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। खेती ये तो कृषि में आएगा, सिंचाई करना कृषि में आएगा, फसल की देखभाल करना ये भी किसी कृषि में आएगी, फसल है। लेकिन खाद एवं बीज की जो बिक्री है ये दुकानदार करता है, तो ये कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को फंसाया जाएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, नहीं तो क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, क्या है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ये हुआ एक कथन। दूसरा कथन क्या है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये जो कथन 1 है और ये जो कथन 2 है दोनों का दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है वह क्या है, मतलब ये अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर क्या दिया गया है देख लीजिए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा के नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो सेतु पाठ्यक्रम हो जाएगा सही, स्कूल लोटो शिविर ये भी है। ठीक है, दोनों का दोनों कार्यक्रम चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इनकी क एवं ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका माने हो गया कि जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसको बोलेंगे मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोगों का शासन। लोकतंत्र माने क्या है कि लोगों का शासन, मतलब यहाँ पर जो भी मतलब शासक चुना जाएगा लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक ही राजनीतिक दल का शासन। देखिए कोई थोड़ी नहीं जरूरी है कि यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र यहाँ पर कोई एक ही पार्टी शासन करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। बहुत सारा पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, जेवीएम है, बहुत सारा पार्टी है। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर ये जो लोकतंत्र की विशेषता ये नहीं है। तो यहाँ पर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है, सही वाला नहीं। तो क नंबर, ख नंबर और घ नंबर सही है, लेकिन ये जो ग नंबर वाला ये हमारा क्या है यहाँ पर एक गलत कथन है। क्या है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें क्या है वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, बल्कि जब राजा महाराजा का जो शासन होता था पहले वैसा होता था, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। यानी अक्षर में कहा जाए तो पहले वोटिंग होगा, वोट में जो जीतेगा वही यहाँ पर
मतलब शासक बनेगा, राजा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमें यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 हमें यहाँ पर दिया गया, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। देखिए लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा कथन अच्छा नहीं है आपको बताना है। देख लीजिए यहाँ पर कौन वाला कथन अच्छा नहीं होगा, हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। ये बिल्कुल गलत बात है। लोकतंत्र क्या होता है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो 1999 ईस्वी में क्या था, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, तो 1994 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 37 कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित था, जहां पर श्वेत और अश्वेत के मतलब नाम पर मतलब दंगे होते रहते थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 299, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 जो है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता, तो यहाँ पर हो जाएगा शासन प्रमुख का नाम, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 39 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया, तो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने अपना मतलब जो काम था वो पूरा कर लिया, ठीक है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट जितना भी मतलब क्वेश्चंस था कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए और 2-4-5 वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।